आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में पर्यावरण अध्ययन EBS में प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसे आप देख लेंगे, क्योंकि आपसे सीटेट में पर्यावरण अध्ययन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन कंटेंट से जुड़े होते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण यानी कि पेडागोजी से जुड़े होते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, यानी कि कंटेंट से जुड़े क्वेश्चन होंगे और शिक्षण से जुड़े क्वेश्चन होंगे। और आपको बताएंगे कि आप पेडागोजी के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनकी सॉल्व करने की ट्रिक है, और आप तुक्का भी लगाएंगे तो कैसे तुक्का लगाएंगे कि आपका तुक्का सही बैठे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित आंसर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड आती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आती है, मीथेन आता है, जलवाष्प आती है और ओजोन आता है। इतनी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपको जलवाष्प भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और मीथेन भी मिल रहा है, इसलिए इसका राइट विकल्प डी होगा, यानी कि ये सभी। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपको ये सभी विकल्प मिल जाए या उपरोक्त सभी विकल्प मिल जाए तो 100 में से 95 केसों में ऐसा होता है कि वही राइट आंसर होता है, और यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि जो ताजमहल का रंग जो पीला पड़ता जा रहा है, इसका कारण कौन सा है या कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ताजमहल पीले होने का जो मुख्य कारण है वो है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा में जो मुख्यतः गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यानी कि H2SO4। क्योंकि मथुरा में जो तेल शोधन एक वहाँ पे कारखाना चल रहा है और उस तेल शोधन कारखाने से H2SO4 जो अम्ल वर्षा के रूप में वहाँ पर गिरती है, बरसती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। और इसी को स्टोन कैंसर भी कहते हैं। इस अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर कहते हैं। जो ताजमहल के रंग को पीला कर रही है, इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। ये पूछा भी जा चुका है कि ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। और अम्ल वर्षा में जो मुख्य गैस होती है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2SO4 होती है। तो H2SO4 आपके ताजमहल के पीले होने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में आते हैं, और यही आपका राइट आंसर है। वृष्टि छाया का तात्पर्य है कि जो ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय के इस पार आते हैं और हिमालय की वो वृष्टि छाया में पड़ते हैं, यानी कि उनको वो हिमालय के द्वारा ढके हुए हैं, यानी कि जो हिमालय की छाया है वो उन पर पड़ती है, और इसीलिए उनको आप देखते भी होंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश उनको बोला जाता है जो किसी भाग से ढके हुए होते हैं, कवर उनके आगे एक कवर के रूप में कोई चीज़ होता है, उसी को वृष्टि छाया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका तीसरा विकल्प हो गया कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विलय की विघटन दर पर निर्भर है। तो आपको बताना है कि एक विलय है उसकी विघटन दर किस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें भार। तो भार पर विलय की विघटन दर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तब वो विघटित होता है, तो भार का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है दाब, प्रेशर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका तापमान, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तब वो विघटित होगा। आप जितनी
उसको तेज़ी से गर्म करेंगे, जितने ज़्यादा उसको तापमान पे आप गर्म करेंगे वो उतनी तेज़ी से विघटित होगा। इसलिए एक विलय की जो विघटन दर होती है वो आपके तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? यानी कि सुषमा चाहती है, सुषमा एक टीचर है और वो चाहती है कि जो उसके छात्र हैं वो पेड़ों के संरक्षण के लिए अति संवेदनशील हो जाएं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? और ये आपका पैडागोजी यानी कि शिक्षण का क्वेश्चन है। पहला विकल्प है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इस विकल्प को रोके रखेंगे क्योंकि वो बच्चों को बताएगी, एक पौधा उन्हें अपनाने को कहेगी कि एक वो अपने घर में पौधा लगाएं और उसका पोषण करें, यानी कि डेली पानी डालें, उसकी देखभाल करें। तो इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे। दूसरा है कक्षा में बहस आयोजित करना, ये भी हम रोक लेंगे। अच्छा, अगला ऑप्शन है समूह चर्चा, इसको भी रोक लेंगे। पोस्टर बनाना, ये नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास 3 विकल्प हैं ये, लेकिन इन 3 विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है पर्यावरण की दृष्टि से वो पहला विकल्प है, क्योंकि जब बच्चों को आप एक पौधा लगाने को बोलेंगे, जब वो उसमें रोज़ पानी डालेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो जिससे वो पेड़ों के संरक्षण के लिए अधिक संवेदनशील होंगे, ना कि कक्षा में बहस करके और ना ही समूह चर्चा करके। तो इसलिए जिसका राइट आंसर होगा वो आपका पहला आंसर हो गया, क्योंकि आपको सीटेट में वो आंसर चुनना होता है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल हो। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन से सबसे प्रासंगिक है? यानी कि बताना है आपको कि जो विद्यालय में मिड डे मील चल रहा है उसके लिए कौन सा इसमें से विकल्प प्रासंगिक है, यानी कि सबसे उपयुक्त है। तो पहला आपका ऑप्शन है या शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि जो मिड डे मील है वो आपका हाफ टाइम में कराया जाता है और उससे समय की कोई भी बर्बादी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड डे मील शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन है या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि जो घर से ब्रेकफास्ट करके आया है उसको मिड डे मील नहीं मिलेगा। मिड डे मील सभी के लिए है और एक समान रूप से सभी को दिया जाएगा। अगला ऑप्शन है या ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ये विकल्प आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बात कही गई है और दूसरी बात यहाँ पर आपको अवसर मिल रहा है, और जिस भी विकल्प में आपको अवसर मिल जाए वो विकल्प आपका कभी भी नहीं गलत होगा, वही आपका राइट विकल्प होगा। और यहाँ पर कहा भी गया है कि या ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो राइट विकल्प यहाँ पे चौथा हो गया। आप जब पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि पहले विकल्पों को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 4 में से 2 विकल्प भी कैंसिल कर दिए तो आपके पास 2 विकल्प बचेंगे, तो जिससे आपके सही आंसर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? आपको बताना है कि जो बोझ के बिना सीखना कहा जाता है यह पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में किस चीज़ को इंडिकेट करता है। पहला ऑप्शन है आपका ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो बोझ के बिना सीखना, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका स्कूल बैग का कम वजन, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि अगला विकल्प भी हम देख लेंगे कि ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ये भी नहीं होगा। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो बोझ के बिना सीखना कहा गया है वो स्कूल बैग का कम वजन करना, यानी कि जो भारी भरकम बैग है उसको कम करना, छात्रों के अनुसार और उनकी क्लास के अनुसार उनका बैग का वजन होना चाहिए। इसीलिए जो एनसीएफ 2005 है, उसके बाद आरटीआई 2009 है, उन्होंने छात्रों के लिए प्रति कक्षा दर से इसको जो बैग का वजन है वो निर्धारित किया है कि इस क्लास के लिए इतना बैग का वजन होगा या इतनी पुस्तकें होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है कि ईबीएस कक्षा में जो समूह में सीखने का उद्देश्य है वो क्या है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा।
अगला ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को अलग अलग नहीं सिखाएंगे, ना भेदभाव करेंगे, आप सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार करेंगे और सभी को एक समान रूप से सिखाएंगे। अगला ऑप्शन है आपका कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऐसा भी आप नहीं करेंगे, जो कम हैं उनको आप अलग कर देंगे और जो उच्च प्रदर्शन वाले छात्र हैं यानी कि जो निम्न बुद्धि वाले छात्र हैं उनको अलग कर देंगे और जो हाई आईक्यू वाले छात्र हैं उनको अलग कर देंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको समावेशी शिक्षा देना और सबको एक साथ पढ़ाना है। अगला ऑप्शन है आपका सहयोग के मूल्यों को लागू करनी और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, और यही आपका राइट आंसर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पॉजिटिव बात कही गई है, और जब पॉजिटिव बात होती है वही आपका आंसर होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में सीखने में सक्षम बनाना। और आप देख रहे होंगे एक ये भी ट्रिक होती है कि जो सबसे बड़ा विकल्प दिखाई दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये सही हो जाए, लेकिन लगभग 100 में से 70 क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा विकल्प होता है वही आपका राइट आंसर होता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात कही गई है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि वैकल्पिक ढांचा जो होता है उसका अर्थ क्या है पर्यावरण में। तो पहला ऑप्शन है आपका सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। उसके बाद अगला ऑप्शन है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगला ऑप्शन है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसमें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि वैकल्पिक ढांचे का जो पर्यावरण में अर्थ होता है वो आपका सी ऑप्शन है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, क्योंकि ईबीएस में आपका वैकल्पिक ढांचे का सी विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है। आपको बताना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। अगर ऐसा कहा जाता है तो ये किस प्रकार का, इसको आप क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका अंधविश्वास, आप इसको अंधविश्वास कहेंगे। वैज्ञानिक तथ्य है तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इसको तुम रोके रखेंगे, अंधविश्वास शायद हो जाए, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक रीजन है वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। जो साइंस है वो महिला और पुरुष दोनों को एक समान समझता है, दोनों की कार्यशैली, दोनों की कार्यशीलता, दोनों की सीखने की क्षमता सभी एक समान है। अगला है रूढ़िबद्ध धारणा, इसको हम रोके रखेंगे, और चौथा मिथक ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि जो जेंडर के प्रति, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं ऐसा दिखाना, तो ये जेंडर भेदभाव होता है, यानी कि ये एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो आपको बताना है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में धीमी होगी। पहला ऑप्शन है आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, तो इसको हम रोके रखेंगे। अगला विकल्प है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। हम पहले आपको बता भी दें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होती है जब सतह क्षेत्र में तापमान अधिक होगा और जो अलग से टेम्परेचर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जितनी ज़्यादा धूप होती है उतनी ज़्यादा पानी अवशोषित होता है। जैसे कहीं पर अगर गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, अगर आप देखते होंगे कि धूप नहीं है तो पानी बहुत धीरे धीरे वहाँ पर कम होगा, लेकिन आप देखें कि अगर बहुत तेज़ धूप है तो वो पानी 1 घंटे में ही वहाँ गड्ढे से गायब हो जाएगा। अगर लेकिन धूप नहीं है तो बताओ 2 दिन में गायब हो। तो यही होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका
ए हो जाएगा कि यहाँ पे धीमी प्रक्रिया पूछा जा रहा है। अगर तेज प्रक्रिया पूछा जा रहा होता तो आप बी ऑप्शन टिक करते कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। लेकिन यहाँ पे धीमी पूछा जा रहा है तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए होगा कि सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। जैसे कि अगर धूप कम हो तो वाष्पीकरण इतनी तेज़ी से नहीं होगा, यानी कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो पानी धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कहीं गड्ढे में पानी भर दें और देखें अगर आप धूप नहीं है तो वो बहुत देर में वहाँ से पानी गायब होगा। लेकिन अगर धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी पानी वो सोख लेगा, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? आपको बताना है कि किस एनसीएफ ने, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है इसको एनसीएफ कहते हैं, कि किस एनसीएफ ने पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। तो आप जैसे एनसीएफ देखते हैं आप सीधे 2005 पे टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की एक अलग विषय के रूप में सिफारिश की थी वो एनसीएफ 2000 ने की थी। एनसीएफ 2000 ने कहा कि पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय के रूप में, यानी कि एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? आपको बताना है कि समुदाय, यानी कि जो आपका समुदाय होता है, आपका जो कल्चर होता है, आपका जो समाज होता है, वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि? इसका रीजन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप बिना आलोचना के समुदाय में जो भी ज्ञान मिलेगा उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर कोई गलत भी ज्ञान मिल रहा है तो उसकी आप आलोचना नहीं करेंगे। पहली बात आप ये जानेंगे कि आलोचना क्या होता है। आलोचना होता है कि अगर जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बताना, जो चीज़ ख़राब है उसको ख़राब बताना। जैसे फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है तो आप देखते होंगे जब उसकी आलोचना करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मूवी के सॉन्ग बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं है, यानी कि जो चीज़ अच्छी थी वो अच्छी बताई और जो चीज़ ख़राब थी वो ख़राब बताई। इसको आलोचना कहते हैं। तो ऐसे ही जब समुदाय में आपको ज्ञान मिलेगा तो जो चीज़ अच्छी होगी आप उसको अच्छा बताएंगे, जो चीज़ ख़राब होगी उसको ख़राब बताएंगे। तो यानी कि आप आलोचना करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि बिना आलोचना उसको स्वीकार कर लेंगे। अगला ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ज़रूरी थोड़ा ना कि बुजुर्ग लोग ही बुद्धिमान हों, कुछ युवा भी ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत से ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो बहुत अधिक बुद्धिमान है और बुजुर्ग हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। अगला ऑप्शन है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और यही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि आपको जैसे ही अवसर मिल जाए, अवसर वाला विकल्प कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। आप इस बात को एक ट्रिक के रूप में याद कर लें कि अगर आपको अवसर मिलता है तो वो विकल्प आपका सही होगा। अगर आपको कहीं पर केवल, ही, सिर्फ या नहीं ऐसे वर्ड मिल जाएं तो वो कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे, यानी कि वो आपके गलत आंसर होंगे। और अगर कहीं पर आपको अवसर मिल जाए तो वो आपका राइट आंसर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ? आपको बताना है कि पर्यावरण यानी कि ईबीएस की कक्षा में कौन सी गतिविधियाँ हैं। तो पहला है शामपट का उपयोग, तो शामपट का उपयोग बिल्कुल होता है। चित्र पढ़ना, चित्र भी कक्षा में पढ़ाया जाता है। अगर कोई भी ईबीएस के बारे में बात बतानी है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करनी है तो वहाँ का चित्रण के द्वारा हम चर्चा करते हैं। फील्ड भ्रमण, अगर हमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में कोई चीज़ दिखानी है बच्चों को तो हम उनको फील्ड भ्रमण पर ले जाएंगे, उनको चीज़ों को दिखाएंगे सामने मूर्त रूप में। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन हो गया कि ये सभी, क्योंकि 100 में से 95 केसों में ऐसा होता है कि ये सभी आंसर आपका सही होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा विकल्प हम टिक करें और राइट आंसर आप नहीं चुन पा रहे हैं और विकल्प में आपको ये सभी मिल जाए या ये ऊपर के उपरोक्त दोनों, जैसे ए बी दोनों लिखा होता है, इस प्रकार का कोई मिल जाए ऑप्शन तो उसको आप चुन लेंगे। तो राइट विकल्प इसमें डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो राशियां दी गई हैं इन राशियों में
अदिश राशि कौन सी है? तो जो आपकी अदिश राशि है वो द्रव्यमान है, क्योंकि भार हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण हो गया और संवेग हो गया, ये आपकी सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो आपका द्रव्यमान है वो आपके अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अदिश राशि में आपका द्रव्यमान हो गया। तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चनों को कवर किया जो कंटेंट और पेडागोजी दोनों से जुड़े हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।